हेलो बच्चे, रात के बज रहे हैं 2 और उस्मानी सर आपके साथ आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपका चिंता करते हुए, आपका ख्याल रखते हुए लेके आए हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इससे पहले जितने भी वीडियोस मेरा है वो अपलोडेड है। आप उन सारे लेक्चर्स को जाके देख सकते हो। अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो फटाफट आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई मेरे, और जाकर के बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपको नए जितने भी सारी चीज मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए, आपको ये खबर करता जाए कि आप आके फिर उस्मानी सर का फला चीज को देखो और उससे बेनिफिटेड हो। तो मैं टाइम बगैर गंवाए हुए आपका टाइम मैं बर्बाद नहीं करूंगा, बहुत कीमती टाइम है बच्चों। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो जानकारी है बस उसको थोड़ा सा और इनहांस करना है, बढ़ाना है। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसके अंतर्गत हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम लोग देखते हैं ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं बच्चों। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? सिंपली आप मैथमेटिकल डेरिवेशन है, चूंकि ये टॉपिक लगभग टोटली मैथमेटिकल ओरिएंटेड है, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड है, लैंग्वेज का यूज यहाँ पे बहुत कम है। तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपको बनना पड़ेगा। आपने साइंस रखा है तो थोड़ा सा अप टू क्लास 10 तक तो आपको मैथ कुछ तो अच्छा होना चाहिए गाइस। आपको कम से कम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एलसीएम, जीसीएम, ये सारे फैक्टर्स वगैरह ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। और बेसिक जो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये तो आपको आना ही चाहिए। पूरे फिजिक्स में आपको हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आएगा। इवन के न्यूमेरिक्स सॉल्व करने में भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट है आपका, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने कहा था कि अगर सेंटर ऑफ मास की बात कर, जैसे आर से हम डिनोट करते हैं और फर्दर उसको और चाहते हो क्लियरिटी के लिए तो आरसीएम कर देते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये हुआ था हमारा M1 R1, अगर इसको हम वेक्टर साइन देते हैं M2 R2, और ये चलते चलते अप टू अगर n पार्टिकल्स हमने रखा है तो Mn Rn हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड अपॉन सम ऑफ द मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल M1 प्लस M2, और ये अप टू Mn तक चलेगा। ये उसका सेंटर ऑफ मास का जो एक हम लोग जनरल फार्मूला डिराइव करा था ये है। और अब इसको थोड़ा सा ये देखें, ये जो नीचे मासेस का सम है, तो ये सारे मासेस के सम को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने हैं, यानी जो हमारा एक्सटेंडेड बॉडी है सॉलिड, जिसको हम रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स मिल करके इस बॉडी को फॉर्म करता है, इन सारे पार्टिकल्स का जो इंडिविजुअल मासेस होता है एक पार्टिकल का, ये हमने कंसीडर करा। और ये सारे पार्टिकल के मास को अगर आप ऐड कर दो तो ये पूरे बॉडी का मास हो जाएगा, उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये वैल्यू को अगर हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं तो ये एम को इधर कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा MRCM, और इधर की तरफ हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस इसी तरह से Mn Rn हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स है, मास है और ये आरसीएम यानी सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है या पोजीशन वेक्टर हम लोग कहते हैं वो है। तो मास चूंकि यहाँ कांस्टेंट है,
कोई भी फैक्टर्स अगर कांस्टेंट फैक्टर होता है जिसको आप डिफरेंशिएट करते हो, जो रूल्स है डिफरेंशिएशन का, उस कांस्टेंट फैक्टर को हम लोग डीसी ऑपरेटर के बाहर रखते हैं। तो इस मास को डीसी ऑपरेटर के अगर हम बाहर रखते हैं तो ये डिफरेंशिएशन केवल आरसीएम का हो जाएगा अपॉन डीटी, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इधर भी इंडिविजुअल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो मासेस है तो उनका भी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने उसको बाहर करा। अब ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स का ये देखते हैं अलग अलग, m2 dr2 अपॉन dt, और ये लास्ट टर्म है हमारा mn drn अपॉन dt। बच्चों, दिस इज मास एंड ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट वो है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बताता है, इंडिकेट करता है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कंसीडर है। ये डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज है उसको वेलोसिटी कहते हैं। दिस इज वेलोसिटी यानी v। इसी तरह से ये m1 और ये हो जाएगा v1 प्लस, चूंकि यहाँ पे इसको अलग देखा ना, ये m2 और ये हो जाएगा v2, और ये लास्ट पार्टिकल तक चलेगा हमारा mn और ये हो जाएगा vn। तो यहाँ तक हमने इसको डिराइव करा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा वेलोसिटी के फॉर्म में रखते हैं इसको। तो वेलोसिटी के फॉर्म में आप इसको अगर रखते हो तो वेलोसिटी के फॉर्म में बच्चों वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब सिंपली वेलोसिटी को इस साइड में कर लो, वेलोसिटी को, तो ये हो जाएगा v। और ज्यादा और क्लैरिटी चाहते हैं तो यहाँ पे चूंकि सेंटर ऑफ मास के लिए होता है तो यहाँ VCM भी कह सकते हैं हम लोग। दिस इज VCM, यानी VCM सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू है हमारा कैपिटल M, इसको यहाँ से उस साइड करते हैं तो डिवाइजर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/m एंड होल वैल्यू अंडर ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 एंड अप टू लास्ट टर्म है हमारा mn vn। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का ही वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब आता है इसमें, अगर आप चाहें तो यहीं पे आप लीनियर मोमेंटम को आप शो कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहीं पे हम इस इक्वेशन में ही हम लीनियर मोमेंटम को बता सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम के लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हम लीनियर मोमेंटम को दिखा सकते हैं। क्योंकि मोशन में ये सारी बातें होगी, लीनियर मोमेंटम की बात होगी और एक्सीलरेशन की बात होगी और फोर्स की बात होगी। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं अगेन क्या लिख सकते हैं? ये अगेन क्या कर सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। ये पीसीएम का है, यानी पीसीएम है। पीसीएम बोले तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पीसीएम का वैल्यू हो गया। एंड दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। अगेन ये पार्टिकल का है तो इसको हम P1 पार्टिकल के लिए कर देते हैं, इसी तरह से ये P2 पार्टिकल के लिए, और इसी तरह से ये जो हमारा Pn है ये n पार्टिकल के लिए। यानी फर्स्ट पार्टिकल के लिए P1 हो गया, P2 पार्टिकल यानी सेकंड पार्टिकल के लिए थर्ड पार्टिकल, इस तरह से अप टू n पार्टिकल के लिए। तो यहां से हमारा ये सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम का भी इक्वेशन मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सीलरेशन का। तो हम लोग उसके नेक्स्ट एक्सीलरेशन को देखना चाहेंगे। ये तो हमने यही क्लियर कर दिया। दो चीज हमारा मोशन से रिलेटेड, दो चीज बच्चों यहाँ क्लियर हो गया। दो चीज क्या है? तो आपका एक वेलोसिटी है और दूसरा लीनियर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का। अब हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देखते हैं, एक्सीलरेशन से रिलेटेड क्या वैल्यू आएगा। तो एक्सीलरेशन से रिलेटेड अगला जो हमारा वैल्यू आने वाला है बच्चों, वो एक्सीलरेशन का है। देखते हैं उसको और वो क्या बताता है। अब ये अगला टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड मोशन में ही आता है। ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से ही हम लोग सारी चीज पढ़ रहे हैं बच्चों, ये अलग टॉपिक नहीं है। तो एक्सीलरेशन ऑफ VCM। अभी हम लोगों ने देखा कि
जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जब हमने निकाला था तो उसमें एक इक्वेशन हमारा आया था मास इनटू वेलोसिटी, वीसीएम का वेलोसिटी यानी वीसीएम जो वैल्यू है ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है बच्चों। और उसके बाद आता है m1 और ये v1 यानी m1 पार्टिकल का वेलोसिटी, ये पूरे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हुआ, पूरे एक्सटेंडेड बॉडी जितने भी पार्टिकल्स उसके अंदर है उस सब को मिला के उसका हुआ। और इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए ये वैल्यू होता है। तो ये m2 v2 है और ये लास्ट पार्टिकल इस तरह से चलेंगे बच्चों तो ये mn vn हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन ये मास का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, कांस्टेंट है, तो मास को हम लोग डीसी ऑपरेटर से बाहर रखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बीसीएम अपॉन dt और यहाँ हो गया m1 dc ऑफ v1 अपॉन dt एंड m2 dc ऑफ v2 अपॉन dt और ये चलते रहेगा। लास्ट में हमारा mn dc ऑफ vn अपॉन dt। बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है हमारा, इस वैल्यू में आप देखो ये क्या है, वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं, आप मैकेनिक्स में जानते हो। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी एसीएम, एसीएम बोले तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। तो ये हो गया m1 a1 इसी तरह से प्लस m2 a2 एंड लास्ट में अगर हम चलते हैं तो ये हो जाएगा mn an। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन के लिए। और एक्सीलरेशन के लिए फर्दर अगर हमें केवल एक्सीलरेशन की बात करना है तो ये हम लिखते हैं एसीएम और यहाँ पे लिख देंगे ये जो मास है इधर डिवाइजर बन जाएगा 1/m एंड होल अंडर ब्रैकेट में ये सारा वैल्यू आ जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 और ये लास्ट पार्टिकल हमारा क्या है mn an है। तो ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। अब ये मोशन के अंदर में हमारा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हम लोगों ने डिराइव कर दिया। अगर आप चाहते हो कि सेंटर ऑफ मास पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, तो वो फोर्स ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ ये इक्वेशन पर अगर आप ध्यान दो तो ये इक्वेशन हमारी फोर्स के लिए होता है, फोर्स बराबर सेकंड लॉ ऑफ मोशन में होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो गोया कि यहाँ पे फोर्स का भी फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो फोर्स के लिए हम लोग अलग से नहीं देखते हैं, इसको यहीं पे देख लेते हैं बच्चों। तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का फोर्स कितना है तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसी को यहाँ पे हम लोगों ने डिराइव करा यहाँ पे। तो दिस बिकम्स यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हो गया फोर्स यानी एफसीएम यानी फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास और इधर हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल यानी F1। इसी तरह से ये F2 हो जाएगा और ये चलते चलते अप टू लास्ट यानी nth पार्टिकल के Fn हो जाएगा। तो ये फोर्स ऑन हमारा सेंटर ऑफ मास ये भी हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना करा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, उसके बाद हम लोगों ने करा उसी से रिलेटेड हमारा आ गया लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास करने के बाद अब आ गया हमारा फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। एक्सीलरेशन के बाद हम लोगों ने फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास करा। अब रह गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फिर हम लोग उसको अलग से देख लेते हैं बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ से लेते हैं हम लोग, तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग ने देख लिया। लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास मैंने दिखा दिया इसी पे, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद आता है हमारा फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, ये भी हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया। और ये सारे टॉपिक्स हमारे मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। उसके बाद आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि सेंटर ऑफ मास पे जो हम फोर्स लगाते हैं, सिंपली जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स हमारा होता है एफ सी एम। ये जो एफ सी एम है
FCM इक्वल टू हमने कहा ये वैल्यू होता है F1 प्लस F2, इसी तरह से ये चलते चलते ये Fn हो जाता है। दिस इज फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। ये जो फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, दिस फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में बाहर से नहीं लगता है, कोई भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम में बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उस सिस्टम को हम लोग कंजर्व कहते हैं। तो अगर हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2, इसी तरह से ये प्लस Fn हो जाएगा। यानी हम सिस्टम को कंजर्व रख रहे हैं, तो बाहर का एक्सटर्नल फोर्स का इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करते हैं हम, Fext अगर कंसीडर करते हैं, तो ये वैल्यू हमारा बाहर से अगर इंटरेक्ट नहीं करता है किसी भी कंजर्व सिस्टम के लिए, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर हम जीरो कर दें, तो अब देखो यहाँ मासेस का वैल्यू क्या, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स का वैल्यू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका वैल्यू हो गया, यहाँ से इसको इधर कर लेते हैं, ये हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। इसी तरह से ये मास इनटू एक्सीलरेशन हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए अलग अलग है, और nth पार्टिकल के लिए भी मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये वैल्यू कितना है, जीरो के बराबर है। वंस अगेन ये जो वैल्यू देख रहे हैं हम, मास एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको हम कह सकते हैं dv1 अपॉन dt। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं dv2 अपॉन dt, और ये चलते चलते लास्ट में हो जाएगा, mn को बाहर रखते हैं ऑपरेटर से, तो dvn अपॉन dt इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ऑपरेटर को अगर हम के अंदर में मास को अगर इन कर देते हैं, रख देते हैं, तो चूंकि मास का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, आप रख सकते हो इस तरह से, तो ये हो जाएगा dmv1 अपॉन dt, dv1, और उसी तरह से यहाँ हो जाएगा d, इस मास को भी ऑपरेटर के अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा m2v2 अपॉन dt, और m1 है ये। उसी तरह से लास्ट पार्टिकल बच्चों ये हो जाएगा dmn vn अपॉन dt, और ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू जीरो है। अब इसको अगर आप देखो, तो ये वैल्यू आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं मास इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में, ये मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी बच्चों आप जानते हो ये होता है लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग। यानी आपका रैखिक संवेग, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सारे पार्टिकल के रैखिक संवेग का ये अलजेब्रिक सम नहीं है, ये वेक्टर सम है। चूंकि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो रिजल्टेंट रैखिक लीनियर मोमेंटम का जो डेरिवेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो डेरिवेटिव का जो लीनियर मोमेंटम है वो वैल्यू जीरो होता है। तो थोड़ा सा इसको लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में हम रखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dp1 अपॉन dt, उसी तरह से ये हो जाएगा dp2 अपॉन dt, और ये अप टू चला जाएगा हमारा dpn अपॉन dt। कहां से आया बच्चों, ये आया आपको मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी को हम लीनियर मोमेंटम और p से इसको डिनोट करते हैं। अब इसको अगर हम यूं कहें कि d अपॉन dt ऑपरेटर को अब बाहर रख दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा pn, और ये इक्वल टू इधर जीरो हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट एक आता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है, तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट कंसीडर होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा इस पूरे को हम एक क्वांटिटी मानते हैं, इस पूरे क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो है। इसका मतलब है कि दिस वेरी क्वांटिटी यानी P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो Pn है, इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है।
उसी का कांस्टेंट का डीसी जीरो हो जाता है बच्चों, तो कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे जो एक्सटेंडेड सॉलिड बॉडी है उसके एक एक पार्टिकल यानी जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन सारे पार्टिकल का इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम का जो वेक्टर सम है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि इनके जो सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट यानी कंजर्व, इसी को हम लोग कंजर्व्ड ही कहते हैं, यानी कंजर्व्ड रहता है। तो ये बच्चों आपका आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। आज का क्लास यहीं पे अंत होता है बच्चों। हमने सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट दिया था, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, उसके मोशन से रिलेटेड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद आगे कुछ इरेगुलर बॉडीज जो ज्योमेट्रिकली उसके सेंटर ऑफ मास को निकालने में दिक्कत होता होगा, उन बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को निकालने का मैं तरीका बताऊंगा जो आपको स्पेशली एग्जाम, नीट एग्जाम में और IIT में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।